तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए, पहली बात तो क्या होता है, आरबीएससी में बहुत रेयर चांस होते हैं नेगेटिव के आने के, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर रहना है। हमें इस चीज को, किसी में भी बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये नहीं आ सकता, क्योंकि नहीं की कोई गुंजाइश होती नहीं है एग्जाम्स में। तो यहां पे आ गया कोमल डज नॉट क्लीन द रूम, यानी कि कोमल रूम को साफ नहीं करती है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को वहां लेकर जाएंगे, क्या आ जाएगा, द रूम। ठीक है, अब बच्चे गलती कर बैठते हैं, डज को डिड में बदल देते हैं, जो कि हमें कतई नहीं करनी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी और वो रहेगी इज। रूम इज, और डज नॉट नहीं लगाना है, ओनली नॉट लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव में ही बदला जाता है। रूम इज नॉट क्लीन्ड बाय कोमल। क्लियर, रूम इज नॉट क्लीन्ड बाय कोमल। नेक्स्ट है द पीपल डू नॉट वेस्ट मनी, यानी कि लोग पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। अब किस तरह से हो जाएगा, देखिए, मनी इज नॉट, वेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा वेस्टेड बाय द पीपल, यानी कि पैसा लोगों के द्वारा बर्बाद नहीं किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे द काइंड डू नॉट टीज द पुअर। अब एक चीज आप लोगों को थोड़ी सी अलग लगी होगी बेटा, कि सर आपने यहां पर काइंड लिखा है या डू नॉट लगाया है, जबकि ये काइंड सिंगुलर है। नो माय डियर स्टूडेंट, ये सिंगुलर नहीं है। आर्टिकल्स का एक और मैं आपको बताता हूं, अगर किसी एडजेक्टिव के आगे दा लग जाता है तो वो पूरे के पूरी क्लास को शो करता है। यहां पर काइंड के आगे, काइंड एक एडजेक्टिव है और इसके आगे हमने दा आर्टिकल लगाया। जब किसी एडजेक्टिव के आगे हम दा आर्टिकल लगाते हैं तो पहली बात तो वो नाउन बन जाती है, और वो फिर नाउन भी प्लूरल बनती है, क्योंकि यहां पर काइंड की बात हो रही है। काइंड का मतलब सिर्फ दयालु नहीं होता है, जितने भी दयालु लोग हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इट मींस इट डिनोट्स द होल कैटेगरी, ये पूरी की पूरी क्लास को शो करता है। क्लियर। और यहां पर वही काम हमने पुअर के साथ किया है, पुअर के आगे हमने दा लगा दिया, इसका मतलब जितने भी गरीब है वो सारे के सारे। तो क्या आ जाएगा, द पुअर आर नॉट, टीज की थर्ड फॉर्म टीज्ड बाय द काइंड, यानी कि गरीबों को अमीरों के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है। टीज का मतलब होता है किसी को सताना, नहीं सताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं हमारे आगे की ओर, और वो जो आगे हमारे जो सेंटेंसेस आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे उस पर बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेन हमारा जो एम है वो है आपको समझ में आना चाहिए, आपके नंबर पूरे आने चाहिए। क्लियर। अगला हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया राहुल इज प्लेइंग हॉकी। राहुल क्या कर रहा है, हॉकी खेल रहा है। क्लियर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था आईएनजी फॉर्म अगर आ जाए, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं एक बार और, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो इसको हम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, बीइंग देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बेटा आगे इज एमआर भी हो सकता है, वॉज वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब्स तो रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर मान लो आईएनजी फॉर्म आपको दिख जाए तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे। किस प्रकार होगा, ध्यान देना है हमें। देखिए मैंने लिखा राहुल इज प्लेइंग हॉकी, राहुल हॉकी खेल रहा है, यहां पर सब्जेक्ट है हमारा राहुल। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी इज, प्लेइंग आ गई हमारी मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट आ गया हमारा हॉकी। देखिए अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यह आती है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हिडन होती है, छुपी हुई होती है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें खुद को फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन बाकी जितने भी एग्जांपल्स आपके आएंगे, अभी ये जो एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इनके अंदर मेंशन होती है, जो हमें पैसिव वॉइस में एज इट यूज करनी होती है। अब आप समझिए यहां पर हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, हॉकी। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब इज, फिर लगा देंगे हम बीइंग। क्लियर, बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय राहुल। यहां पर यह कह रहा है राहुल हॉकी खेल रहा है, और वहां पर यह कह रहा है कि हॉकी राहुल के द्वारा खेली जा रही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि सर ये बीइंग क्यों आया। समझना आप, बीइंग इसलिए आया क्योंकि हम आईएनजी को चेंज कर रहे हैं। अगर हम बीइंग नहीं लगाएंगे और सेम रख देंगे तो एक बार के लिए थोड़ा सा आप गौर करके देखिए, एक बार इस बीइंग को मैं छुपा देता हूं तो देखिए वो सेम हो गया जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो कोई टेंस में चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, सेम ही हो जाएगा।
तो फिर वो सही नहीं है ग्रामेटिकली, इसलिए बीइंग लगाया जाता है। और बीइंग क्योंकि हमें आईएनजी को भी कहीं ना कहीं तो शो करना ही पड़ेगा, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद आईएनजी लग जाता है तो हो जाता है बीइंग। और बी, बीन और बीइंग इनके पास हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, विच इज ऑल्सो अ रूल। चलिए आगे देखते हैं। द वर्कर इज बिल्डिंग ए हाउस, यानी कि जो काम करने वाला है वो एक मकान बना रहा है। क्लियर, यानी काम करने वाला एक कारीगर जो है वो मकान बना रहा है। तो देखिए किस तरह से बनेगा। ए हाउस, हाउस सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, इज के बाद हमारा क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, बिल्डिंग, बिल्ड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी बिल्ड, उसमें हमने आईएनजी लगाया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी बिल्ड, क्लियर, और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, बिल्ड, यानी कि बिल्ड, 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 बिल्ड। बीइंग थर्ड फॉर्म लगाएंगे बिल्ड बाय, और क्या हो जाएगा, द वर्कर। ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आएंगे। अगर आपके कॉन्टिन्यूस हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हमें ये याद नहीं रखना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, हमें तो आईएनजी याद रखनी है। अगर आईएनजी हो तो हमें बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। हेल्पिंग वर्ब आपको ऑलरेडी वहां पर लिखी हुई मिल जाएगी। अगर प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, मैं पास्ट का भी यहीं पे आपके साथ शेयर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये लिख देता हूं, रेखा वाज कुकिंग फूड। देखिए रेखा वाज कुकिंग फूड। चलिए अब देखिए यहां पर वही आईएनजी फॉर्म आ गई, तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। हेल्पिंग वर्ब यहां पर आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी वहां पर मेंशन होगी। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, फूड। अब ऊपर हमने इज एम आर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर इज है, एम होता तो एम आ जाता, या आर होता तो आर आ जाता, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो जाता। यहां पर हमारा वाज हो रहा है फूड, फूड यानी खाना, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रेखा, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रेखा। क्लियर, तो नो प्रॉब्लम, अगर आपका इज एम आर और आईएनजी हो, चाहे वाज और आईएनजी हो, आईएनजी फॉर्म तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही बदलेगी। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन माइंड में नहीं आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हितेश वाज राइटिंग अ स्टोरी, यानी कि हितेश एक स्टोरी लिख रहा था। क्लियर, क्या हो जाएगा, अ स्टोरी वाज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म माय डियर स्टूडेंट हो जाएगी रिटन, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा था हितेश के द्वारा, यानी कि स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय हितेश। ये ध्यान रखना है हमें, तो कॉन्सेप्ट आपको यही क्लियर रखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ हो तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ हो तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, हमें पूरा याद नहीं रखना है कि सब्जेक्ट देन इज एम आर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, फिर उसको पैसिव में ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट देन इज एम आर देन बीइंग देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना लंबा चौड़ा हमें प्रोसेस अपने माइंड को इतना हेक्टिक नहीं बनाना है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर में डाल देगा, और हमें प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। दिस इज बोर्ड एग्जाम, और प्रेशर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रेशर आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट टेंस क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है, मैं एक थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में लेकर जाता हूं, इसके बैकग्राउंड में बात करता हूं। परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, जब हम इसे परफेक्ट टेंस को बदलेंगे, यानी कि परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, जब परफेक्ट टेंस में हम इसको बदलेंगे तो एक चीज याद रखना, परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो काम के पूरा होने के बारे में बता रहा है। The perfect tense is only tense which tells us about the completion of work, यानी कि काम के पूरा होने के बारे में अगर कोई बताता है तो वो परफेक्ट बताता है। परफेक्ट टेंस के अलावा कोई टेंस ऐसा नहीं है जो हमें काम के पूरा होने के बारे में हमको कुछ
जानकारी दे सके। चलिए, परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था, एक बार फिर मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। यहां पर आपको पहचान क्या होगी बेटा, सेंटेंस में आपको या हैज मिलेगा या हैव मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। हैज आ जाएगा सिंगुलर के साथ और हैव आ जाएगा प्लूरल के साथ। लेकिन जब इसको पैसे में लेकर जाएंगे तो हैज और हैव अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद हम बीन लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जब परफेक्ट का हम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो एक चीज याद रखनी है, हैज हैव के बाद अगर हम बीन नहीं बजाएंगे तो पैसे वॉइस में नहीं जाएगा, तो बीन बजाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये कह दिया द चाइल्ड हैज डन द वर्क, यानी कि बच्चे ने काम कर लिया है, बच्चे ने काम कर लिया है, यानी कि काम पूरा हो गया। अब इसको हम वहां लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द वर्क, वर्क सिंगुलर है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, हैज, और मैंने आपको बता ही दिया है बीन, डन की थर्ड फॉर्म डन बाय द चाइल्ड। इसमें सबसे बड़ा कन्वीनियंट चीज ये है कि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ी हुई है। बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि जब वो एक्टिव से पैसिव पे जाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कई बार समझ में नहीं आती। अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन परफेक्ट का आ जाए तो ये आपके लिए एक माइलस्टोन सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होगी, वहां पर कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि एक रूल है ग्रामर का, हैज, हैव और हैड, इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और यहां तो हमें वैसे भी थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला देखिए, मोहित हैज बोट ए पेन, यानी कि मोहित ने एक पेन खरीद लिया है। मोहित हैज बोट ए पेन, मोहित ने एक पेन खरीद लिया है, यानी कि मोहित एक पेन खरीद चुका है। आपने पढ़ा होगा टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हो तो परफेक्ट टेंस होता है। यहां पर हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं चलता है, यहां पर हमारा चलता है कॉन्सेप्ट। यहां पर हमने देखा हैज बोट है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्या आ जाएगा, ए पेन हैज बीन बॉट बाय, किसने खरीद लिया पेन, मोहित ने खरीद लिया। ये लो भैया, मोहित को पेन खरीदवा लिया हमने, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, पंकज हैज काउंटेड द चेयर्स, यानी कि पंकज ने चेयर्स यानी कि कुर्सियां हैं वो गिन ली है, यानी कि जितनी भी कुर्सियां हैं वो पंकज ने गिन ली है। अब समझिए, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, द चेयर्स। एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, कई बार क्या होता है बच्चे एक्साइटमेंट में इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो ओवर एक्साइटमेंट पर चले जाते हैं। वो ये भी जज नहीं करते कई बार तो जल्दबाजी में कि जो ऑब्जेक्ट हमने अभी अभी सब्जेक्ट बनाया वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। अभी हमारा देखो जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो खुद सिंगुलर थे, इसलिए हमने हैज का यूज कर लिया, लेकिन इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। अब आगे हमारा ऑब्जेक्ट और वो है प्लूरल, चेयर्स, द चेयर्स, तो प्लूरल के साथ आ जाएगा हैव, और बीन बजेगी ही बजेगी। द चेयर्स हैव बीन काउंटेड, किसके द्वारा गिनी गई है बेटा, पंकज के द्वारा। The chairs have been counted by पंकज, यानी कि कुर्सियों को पंकज के द्वारा गिना जा चुका है। क्लियर? तो ये हमारा परफेक्ट टेंस का जो एग्जांपल है पूरा परफेक्टली आपको बता दिया गया है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है, पैटर्न यही रहेगा बेटा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और हमें बेसिकली हमारा जो फोकस होना चाहिए हमारे फॉर्मेशन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि क्लास के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है कि यहां पर आपके लिए 20, 50, 100 एग्जांपल्स हम आपको सोल्व करवाएं, क्योंकि ये एक लंबा पीरियड हो जाएगा और फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम आपके लिए एक अलग व्यवस्था ये रहेगी कि हम आपके लिए एक ऐसी क्लास का भी अरेंजमेंट हमारे पास रहेगा जिसमें हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उस क्वेश्चंस को हम सोल्व करवाएंगे जो आपके बोर्ड पैटर्न के ऊपर आधारित रहेंगे। जिस तरह से बोर्ड में आते हैं उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाकर लेके आएंगे आपके लिए, और भी आने वाले एग्जाम्स में आपके बोर्ड का जो 2026 में जो आपका एग्जाम होगा
उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपका काम आसान कर सके और आपके नंबर पूरी तरह से सुनिश्चित कर सके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। चलिए, अगला टेंस जो हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक चीज याद रखनी है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है और ना ही एग्जामिनर ऐसी कोई गलती करेगा, वो ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं देगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल फिर आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि आप बना ही नहीं पाएंगे। चलिए अगला हम बात करते हैं, अगर मान लो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देता हूं मैं आपको, ओनली इतना ही हिंट दूंगा, पास्ट इंडेफिनिट। मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको रटवाने में विश्वास नहीं रखता हूं। क्लियर? जब इसको पैसिव में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज वर्ब और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब। ये दो ही टाइम्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इनकी हिडन होती है, बाकियों में तो हेल्पिंग वर्ब आपको सामने को देखने को मिल जाएगी, तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया रोहन bought a car लास्ट वीक, यानी कि रोहन ने पिछले हफ्ते एक कार खरीदी थी। देखो एक चीज और मैं आपको टेंस भी क्लियर करवाता चलता हूं इसके साथ साथ। देखो लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना, यस्टरडे, इस तरह का आता है आपके टेंस में, तो आप समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो मैं वो भी लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट हमारा रोहन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और एक कार हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारा जो भी चीज है इसको हम लास्ट में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक कार, एक ही कार खरीदी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज, और बोट अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बॉट बाय रोहन। ठीक है, एक कार वाज बॉट बाय रोहन, कब खरीदी गई थी, लास्ट वीक। लास्ट वीक को लास्ट में ही रखेंगे कि लास्ट लास्ट में ही अच्छा लगता है, उसको बीच में हम नहीं रख सकते। अ कार वाज बॉट बाय रोहन लास्ट वीक। अगला सेंटेंस मैं लिखूं, काव्या बुकड ए टैक्सी, यानी कि काव्या ने एक टैक्सी बुक की थी। क्लियर? क्या हो जाएगा, अ टैक्सी वाज बुकड, इसकी थर्ड फॉर्म है, बाय काव्या। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैंने आपको पहले ही कह दी थी, क्लास के शुरुआत में ही कह दी थी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि जो तीन फॉर्म होती है हमारे मेन वर्ब की, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, वो आपको खुद पेन लेना होगा, आपको याद करनी होगी। जितना आपके पास कंटेंट है उसमें से इंटरनेट के थ्रू या जो भी आपके पास अवेलेबल, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसके थ्रू आपको याद करनी होगी, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि वर्ब कौन सी यूज होने वाली है। अमन एट ए मैंगो, यानी कि अमन ने एक आम खाया था। क्या खा गया, अमन आम खा गया। चलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए मैंगो वाज एट की थर्ड फॉर्म ईटन, क्योंकि ये ईट की सेकंड फॉर्म है एट और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, ईटन बाय अमन। चलिए क्लियर? यहां तक हमने समझा, जिसमें आपने देखा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया। अब एक बार के लिए मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस भी आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पढ़े थे तो हमें पास्ट का भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई बार बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं इसका नेगेटिव करूं तो नेगेटिव, डरने की आवश्यकता नहीं है, इसका नेगेटिव भी उसी तरह से है जैसे उसका नेगेटिव हमने सोल्व किया था, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। इसमें डिड देन नॉट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा आपको, तो यहां पर हमको सेम ही पैटर्न अपनाना है, वाज वर, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नहीं कि ये डिड आ गया, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप डिड को हेड में बदल देते हो। क्लियर? लेकिन यहां हमको हेड में नहीं बदलना है। रोशनी डिड नॉट बेक ए केक, बेक का मतलब होता है पकाना, केक को बेक किया जाता है। ठीक है, रोशनी डिड नॉट बेक ए केक, रोशनी ने एक केक नहीं बनाया था या पकाया था। क्या हो जाएगा, ए केक
वाज नॉट, बेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा बेक्ड बाय रोशनी। क्लियर? वहां डू नॉट और डज नॉट का यूज किया, यहां पर हमारा डिड नॉट है। ध्यान रखना है, ना तो डू और डज रिपीट होंगे पैसिव में और ना ही डिड रिपीट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द प्लेयर्स डिड नॉट प्ले मैच, यानी कि खिलाड़ियों ने मैच नहीं खेला था, तो क्या हो जाएगा? मैच वाज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय द प्लेयर्स। क्लियर? इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव का भी आप कर सकते हो। क्लियर? देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो, अगर बाद में नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आगे हम देखेंगे एक और परफेक्ट। एक और परफेक्ट में हम पढ़ेंगे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हैड हो, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, बीन बजा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं लिख देता हूं अजय हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, यानी कि अजय ने कपड़े धो दिए थे, अजय कपड़े धो चुका था। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? द क्लोथ्स हैड बीन वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चा? वॉश्ड बाय अजय। क्लियर? इसमें एक और फायदा है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हैव लगाएं या हैज लगाएं, लेकिन ये यहां पर हैड है और हैड यूनिवर्सल होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगला देखिए, रोहित हैड रोहित हैड कट द पेपर्स, यानी कि जो रोहित है उसने पेपर्स को काट दिया था या काट चुका था। तो क्या हो जाएगा? द पेपर्स हैड बीन, कट की थर्ड फॉर्म कट बाय रोहित। क्लियर? दूसरा देखिए, द स्टूडेंट्स हैव, सॉरी हैव नहीं, हैड आ जाएगा, हैड सोल्ड द क्वेश्चन, यानी कि विद्यार्थियों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया था या कर चुके थे। क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन हैड बीन सोल्व बाय द स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन हैड बीन सोल्व बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें एक चीज याद रखनी है, अगर हैज है और हैड तीनों में से कोई भी हमें दिख जाए तो पैसिव में ले जाते ही उसको हैज है और हैड के बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यह ध्यान रखना है, हमें फंसना नहीं है उसके अंदर कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद कर लें और फिर उसके अंदर फंसते जाए, उलझते जाए, उलझते जाए। उलझने वाला काम हमें नहीं करना है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटा तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है कि आपका सही हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चेंज करेंगे मॉडल्स वाले। अब मॉडल्स वाले किस तरह से चेंज हो जाएंगे, मैंने पहले ही लिखा रखा है, मॉडल्स के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि मॉडल्स का एक रूल है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स के बाद बी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमित कैन
सॉल्व द क्वेश्चन, यानी कि अमित क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। द क्वेश्चन कैन, मॉडल्स का मॉडल्स यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे बी और वर्ब की थर्ड में हो जाएगी सॉल्व्ड बाय अमित। द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय अमित। राम शुड हेल्प लक्ष्मण, यानी कि जो राम है वो उसे लक्ष्मण की मदद करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मण शुड बी हेल्प्ड बाय राम, यानी कि लक्ष्मण की मदद राम के द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिमांशी विल परचेज ए हाउस, यानी कि हिमांशी एक घर खरीदेगी। तो क्या हो जाएगा, ए हाउस विल बी परचेज्ड बाय हिमांशी। अ हाउस विल बी परचेज्ड बाय हिमांशी। क्लियर, कि एक मकान हिमांशी के द्वारा खरीदा जाएगा। ये मॉडल्स वाले होते हैं, जैसे लोकेश could eat an apple। लोकेश could eat an apple, क्या हो जाएगा, an apple could मॉडल्स है, could be eaten by लोकेश। क्लियर, यानी कि मॉडल्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है, मॉडल्स के बाद हम पैसिव वॉइस में बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप पैसिव वॉइस में बी नहीं लगाएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, विच इज इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, एक नंबर हमारे हाथ से चला जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चलिए अगला देखिए, अमित would play basketball। क्लियर, अब ऑब्जेक्ट को यहां लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल वुड मॉडल्स आ जाएगा हमारा, और उसके बाद बी लग जाएगा, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अमित। ये मॉडल्स वाले हो जाएंगे, यानी कि जब भी आप मॉडल्स का यूज करोगे, जब भी मॉडल्स आएंगे, अब मॉडल्स कौन कौन से आने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा रहते हैं, मैं लिख देता हूं, यहां पर नीचे लिख देता हूं, आप लोग देख लेना। सबसे ज्यादा मॉडल्स आपके आने के चांसेस रहते हैं कैन, कुड, विल और शैल। ये सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, इनके एग्जाम में आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके आएंगे तो आपके शुड आ जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो इन्हीं पैटर्न के ऊपर ही क्वेश्चन करने हैं अपने को। देखिए अगर मैं यहां पर एग्जांपल लेने बैठूं तो कोई अंत नहीं है उसका, वो तो एक तरह से देखा जाए तो वो लिस्टलेस, यानी कि बहुत ही लंबी एक लिस्ट है उसकी, कितने भी हम कर सकते हैं, हम चाहे जितने एग्जांपल्स कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास में डिस्कस कर दिया था कि एग्जांपल्स की हम एक और क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और आने वाले जो एग्जाम में जितना भी उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी आने की, वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारा मेन एम है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं।
चलिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के किए थे, अब हम करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के किस तरह से एग्जांपल आएंगे? फॉर एग्जांपल, शी गिव्स मी ए पेन। ठीक है, शी गिव्स मी अ पेन। अब इसमें देखिए, एक तो क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट दो है, ये ध्यान देने की बात है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब, ये ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। अब किस तरह से करेंगे ये ध्यान रखना है। देखिए, यहां पर एक चीज याद रखनी है, मैं यहां पर लिख देता हूं पहले एक बार, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव होता है और यहां पर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर डायरेक्ट करवाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, वी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस, यू का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यू, शी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, दे का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा देम, और इट का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इट। अब एक चीज याद रखनी है अपने को, यदि हमें ये दिख जाता है तो हमें इसमें बदल देना है, और अगर हमें ये दिख जाता है तो इसमें बदल देना है, ये ध्यान रखना। यानी कि अगर आई होगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में मी बन जाएगा, और अगर एक्टिव वॉइस में मी होगा तो वो पैसिव वॉइस में आई बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, वाइस वर्सा होता है, इंटरचेंज हो जाता है इनका। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ऐसे ही वी है, आपस में बदल जाते हैं ये। ठीक है, यू सेम ही रहता है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो यू में कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, और इट जो होता है वो भी सेम ही रहता है। ये चेंजेस होते हैं इसमें। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे ये देखना है। सबसे पहले इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में लिख लेना। देखिए, अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि डबल ऑब्जेक्ट है। वैसे डबल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, तो ध्यान रखना है। यहां पर ऑब्जेक्ट एक तो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, कोई ना कोई नाउन दे रखी होगी, तो ये नाउन है, ए पेन। हमें शुरुआत करनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ए पेन। ठीक है, एस आई एस है, मैंने पहले ही बता दिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर यूज करनी है, इज। ठीक है, उसके बाद गिव्स है तो क्या हो जाएगी, गिवन। ठीक है, अब पेन इज गिवन, अब किसको दिया गया था पेन, यहां पर क्या आता है, मी। क्लियर? अब पेन इज गिवन टू मी। ठीक है, और फिर हम लगाएंगे बाय, और शी का क्या बना देंगे हम, हर। अब पेन इज गिवन टू मी बाय हर, यानी कि एक पेन मुझे उसके द्वारा दिया जाता है। क्लियर? अगला देखिए, he writes me a letter। ठीक है, वह मुझे एक पत्र लिखता है। क्लियर? he writes me a letter, क्या हो जाएगा, a letter is, राइट की थर्ड फॉर्म written to me by him। इस तरह से हो जाएगा, ध्यान रखना है। अ लेटर इज रिटन टू मी बाय हिम, यानी कि एक पत्र मुझे उसके द्वारा लिखा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आलोक इज हेल्पिंग मी। अब यहां पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर ही है, यानी कि एक सिंगल ही ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है यहां पर। आलोक इज हेल्पिंग मी, आलोक मेरी मदद कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, मी का मैंने आपको बताया था, अगर एक्टिव में मी होगा तो पैसिव में आई बन जाएगा, क्योंकि बेटा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का सब्जेक्ट ही हो जाएगा आई। क्लियर? और आई की हेल्पिंग वर्ब होगी एम। ठीक है, और यहां आ गए आईएनजी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाओ अपने आप को,
आईएनजी होता है तो हम क्या लगा देते हैं, बीइंग, ठीक है, और बीइंग के बाद हेल्प जो है उसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाय, बाय बाय कर देंगे, और किसके द्वारा मदद की जा रही है, आलोक, यानी ये कह रहा है मेरी मदद आलोक के द्वारा की जा रही है। ठीक है, अगला, माई मदर इज बाइंग ए शर्ट फॉर मी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अ शर्ट इज बीइंग, अ शर्ट इज बीइंग bought by my mother for me। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमने देखे, अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आई हैव स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। ये कह रहा है कि मैं उसको फटकार चुका हूं या डांट चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का मैंने बताया था ही हो जाएगा। ठीक है, अब ही सिंगुलर है, यहां तो चलो हैव आ गया, यहां क्या लग जाएगा, ही हैज। ठीक है, और हैज के बाद बीन बजानी है, ही हैज बीन स्कोल्डेड, थर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी, स्कोल्डेड बाय, और आई को जब हम यहां लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ही हैज बीन स्कोल्डेड बाय मी, यानी कि उसे मेरे द्वारा डांटा फटकारा जा चुका है। क्लियर, यू हैव टोल्ड मी द स्टोरी। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए, ऑब्जेक्ट वन और यहां पर ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, यू हैव टोल्ड मी द स्टोरी, तुम मुझे कहानी बता चुके हो, यानी कि तुमने मुझे कहानी बता दी है, तो क्या आ जाएगा, द स्टोरी हैज बीन टोल्ड टू मी बाय यू, द स्टोरी हैज बीन टोल्ड टू मी बाय यू। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स की अगर मैं बात करूं, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं मॉडल्स वाले। मान लो मैंने ये लिख दिया यहां पर, राधा कैन फीड मी फूड, यानी कि राधा मुझे खाना खिला सकती है। फीड का मतलब होता है खिलाना, फूड का और फीड में ये डिफरेंस है बच्चों, फूड का मतलब होता है खाना और फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना। चलिए, फूड कैन बी, फीड की थर्ड फॉर्म होती है फेड टू मी बाय राधा, यानी कि खाना मुझे राधा के द्वारा खिलाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए आप, वी शुड नॉट टेल यू द ट्रुथ, हमें तुम्हें सच नहीं बताना चाहिए। वी शुड नॉट टेल यू द ट्रुथ, तो क्या हो जाएगा,
द ट्रूथ शुड नॉट बी टोल्ड टू यू बाय, और वी का हो जाएगा अस। क्लियर? तो ये हो जाते हैं बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, नेगेटिव पढ़े, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने दोनों पढ़े, सारे टेंस अकॉर्डिंगली पढ़े, मॉडल्स के अकॉर्डिंग पढ़े, और उसके अलावा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले भी पढ़े। नेक्स्ट जो हमारा रहेगी क्लास, उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन आप लोगों को आता है इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से आएंगे और किस तरह से हमें उन्हें चेंज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।